नमस्कार दोस्तों, आज हमारी 5 प्रश्नों की श्रृंखला का 10वां दिन है। आज हमारे 50 क्वेश्चन जो है पूरे हो जाएंगे। तो आज के दिन की शुरुआत जो है एक कोट से करते हैं और आज का कोट है कि विजय के लिए मात्र जीतने की इच्छा पर्याप्त नहीं होती, विजय के लिए की गई तैयारियां अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। विजय यूं ही कैसे मिल जाएगी? विजयी तो हर व्यक्ति होना चाहता है, किंतु विजयी होने के लिए हर कोई समुचित तैयारियां नहीं करता। जीतने के लिए की गई तैयारियां जीतने के लिए इच्छा शक्ति को और दृढ़ करती हैं। तो विजयी हम होना चाहते हैं तो तैयारियां भी हमें करनी होंगी। तो इसलिए अपनी तैयारी में किसी तरह से कोई भी कमी मत आने दीजिए और जो भी आपने लक्ष्य बना रखा है अपने उस लक्ष्य के लिए पूरी तरीके से समर्पित होकर और कर्तव्यनिष्ठ बने रहिए। तो चलिए कल के प्रश्नों का उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। कल हमारा 9वां दिन था। 9वें दिन के प्रश्न ये रहे। तो पहला प्रश्न था फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन ढूंढना है। 4 कथन दे रखे हैं, एक कथन सही है, बाकी 3 गलत हैं। अब इनमें देखिएगा आप कि कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी। तो पहला कथन है द G20 लोगो ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग सैफ्रॉन वाइट एंड ग्रीन एंड ब्लैक। तो ये पहला कथन जो है गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि तिरंगा झंडा देखा सबने है और बहुत से लोगों को ध्यान भी होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं भी ध्यान होगा कि तिरंगे में काले रंग का उपयोग नहीं होता है, जो अशोक चक्र है वो नीले रंग का होता है। तो इसमें जो है ये ब्लैक जो लिखा है ये गलत है, ये ब्लू होना चाहिए था। बाकी सही है कि G20 का लोगो जो है तिरंगे के रंगों से ही लिया गया है। तो पहला कथन गलत। दूसरा, फॉर इंडिया द G20 प्रेसिडेंसी ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अमृतकाल, द 25-year पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द 75th एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 2023। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए क्योंकि 75 साल जो है वो 2022 में पूरे हुए, ना कि 2023 में। तो 2022 से जो है अमृतकाल की शुरुआत हो चुकी है। तो बी गलत है। सी, ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी द मेंबर्स ऑफ G20 ट्रोइका आर अर्जेंटीना, इंडिया एंड इंडोनेशिया। इसमें देखिए जानबूझ के अर्जेंटीना को हमने पीछे किया था ताकि अगर बाद में अर्जेंटीना डालते तो थोड़ा पकड़ में आता, लेकिन अर्जेंटीना अंदर पड़ा इसलिए कन्फ्यूजन होगा। एक्चुअल में ट्रोइका में वो 3 देश शामिल होते हैं जिसने पहले अध्यक्षता की हो, जो वर्तमान समय में अध्यक्ष है और जो अगला अध्यक्ष होने वाला है। तो इंडोनेशिया ने पहले की है, इंडिया इस समय वर्तमान में G20 का अध्यक्ष है और ब्राज़ील आगे अध्यक्षता करने वाला है। तो ट्रोइका में ब्राज़ील होगा, ना कि अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना तो ट्रोइका को जब लिखते हैं तो लिखेंगे इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील, ऐसे। तो तीसरा कथन भी गलत है। इसमें थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट डाल दिया था कि एक ई ऑप्शन भी डाल दिया था कंफ्यूज करने के लिए। तो डी देखिए आप, डी क्या है? द G20 वॉज फाउंडेड इन 1999 आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997-98 एज एन इनफॉर्मल फोरम for the finance ministers and central bank governors of the most important industrialized and developing economies to discuss international economic and financial stability। ये कथन जो है ये बिल्कुल सही है, डी है, none of the above is correct। ये गलत है क्योंकि डी जो है वो सही है, तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन बताना है। पहला था इंडिया इज इन्वाइटेड बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, द नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE एज गेस्ट कंट्रीज ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी। अब देखिए ये जो है इतने ज़्यादा देश याद तो किसी को रहेंगे नहीं कि किसको किसको इन्वाइट किया था, तो इस स्टेटमेंट पे भी रुक जाते हैं कि सही है गलत है ये बाद में देखेंगे, पहले बाकी के नीचे के 3 देखते हैं। तो बी है अफ्रीकन यूनियन इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ G20 बट इंडिया इन्वाइटेड दिस ऑर्गेनाइजेशन विद नेपाल। देखिए परमानेंट मेंबर तो नहीं है अफ्रीकन यूनियन, ये बात सही है, लेकिन इंडिया ने इनवाइट नहीं किया है। नेपाल जो है वो हर बार रहता ही है, मींस कंसर्न्ड है, ऑलरेडी अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर G20 की बैठक कहीं होगी तो नेपाल वहाँ रहेगा ही, इंडिया ने इन्वाइट नहीं किया है। तो बी गलत है। सी, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1999। द एंटी करप्शन वर्किंग group report to G20 leaders on anti-corruption issues and aims to establish minimum common standards among the legal systems of the G20 countries in order to combat corruption। इसमें देखिए गलती ये है कि 1999 में ये, इसमें कुछ कठिन नहीं, आप देख रहे होंगे स्टेटमेंट इतना लंबा है।
1999 में जब G20 को फाउंड किया गया तो उस समय कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं बनाया गया था, तो इसलिए ये सी जो है ये गलत है। तो बी गलत हो गया, सी गलत हो गया। अब डी पे आइए, नन ऑफ द एबव, कि इनमें से कोई गलत, इनमें से कोई सही नहीं है। तो देखिए बी और सी तो गलत हैं, केवल ए और डी में आके हम लोग फंस जाते हैं। तो ए में इतने सारे देश रखे हैं, जनरल स्टेटमेंट है, तो आप ए को जो है, अगर मान लीजिए आपको तुक्का भी लगाना पड़ता है जाकर के, तो आप ए पे ही लगाइए, नन ऑफ द एबव लगाने का तो कोई मतलब है नहीं। डी गलत है, ए लगाते हैं, ठीक है। तो इंडिया ने जिन देशों को आमंत्रित किया है उनके नाम वहाँ ऊपर दे रखे हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन था, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ISRO was previously the Indian National Committee for Space Research set up by Government of India in 1962 as envisioned by Dr. H.J. Bhabha combined with Dr. Vikram Sarabhai। इसमें आपको सही कथन बताने, देखिए पहला कथन इसलिए गलत है कि सब कुछ सही है, लेकिन होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर के नहीं किया था, तो केवल होमी जहांगीर भाभा इसमें जो है ज़बरदस्ती इंक्लूड किए गए हैं। तो पहला कथन गलत है, हम लोगों को सही कथन ढूंढना है। बी, एडवाइजरी कमेटी ऑन स्पेस साइंसेज इज वन ऑफ द प्रीमियर कमिटीज कोऑर्डिनेटिंग द स्पेस प्रोग्राम विद फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी सिचुएटेड इन अहमदाबाद। अब इसमें देखिए ये एडकोस जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है, इसके साथ में 2 कमेटीज़ और थीं जो कोऑर्डिनेट करती थी जब हम लोगों ने इसरो के बारे में डिस्कस किया था, पर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो कोऑर्डिनेट करने का काम नहीं करती, वो तो अपना रिसर्च का काम करती है। तो बी गलत हो गया इस वजह से। सी पे आइए, एज डायरेक्टर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी लोकेटेड इन अहमदाबाद डॉक्टर साराभाई कन्वीन्ड एन आर्मी ऑफ able and brilliant scientists, anthropologists, communicators and social scientists from all corners of the country to spearhead the Indian space program। ये जो है ये सही है कि वो निदेशक रहते हुए उन्होंने जो है स्थापना की थी, सारे साइंटिस्ट को बुला करके एक छोटी सी कमेटी की वहाँ। उसके बाद डी, अब जब ये सही मिल ही गया है तो डी ऑब्वियसली गलत होगा। अब देखिए गलत इसमें क्या था कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम बिगन एट थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, सही है। लोकेटेड एट थुम्बा, बिल्कुल सही है। नियर थिरुवनंतपुरम, सही है। थुम्बा वाज सिलेक्टेड फॉर बीइंग रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बिकॉज इक्वेटर ऑफ द अर्थ पासिस ओवर थुम्बा। इक्वेटर ऑफ द अर्थ नहीं पास होती है, पास होता है जियो मैग्नेटिक इक्वेटर। ये ध्यान रखिएगा कि अर्थ के पोल हैं तो जियो मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक पोल हैं वो अलग हैं। तो मैग्नेटिक पोल जब अलग है तो मैग्नेटिक पोल के अकॉर्डिंग जो है मैग्नेटिक इक्वेटर भी है अर्थ पे, उसको आप कभी डिस्कस कर लेंगे हम लोग इसको फर्दर कभी किसी वीडियो में। तो डी गलत था। चौथा स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताना है। पहला है, द अर्लीस्ट इमेजेस आर फाउंड इन मथुराज कंकाली टीला एंड आर अबाउट 2000 ईयर्स ओल्ड, दे बिलोंग टू द बुद्धिज्म फेथ। देखिए ये गलत है क्योंकि बुद्धिज्म फेथ से नहीं जुड़ी हुई मिली हैं। अभी हाल ही में जो मथुरा के कंकाली टीले से मिली हैं प्रतिमाएं, वो मिली हैं हमको 2000 साल पुरानी और जैन धर्म से संबंधित हैं, इसलिए ए गलत है। बी, अपने को सही स्टेटमेंट देखना है। आइडिया ऑफ रिवर्थ इज मिसिंग इन अर्लियर लेयर्स ऑफ द वेदा बट अपीयर्स इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट एंड अर्ली उपनिषद्स डेटेड बैक टू द सेम टाइम एज पार्श्वा। ये सही है कि रिवर्थ का जो कॉन्सेप्ट था वो प्रारंभिक वैदिक साहित्य में नहीं था, लेकिन बाद में जो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य था और उपनिषद जो थे उनमें मिलता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो अब बी तो सही हो ही गया, बता ही दिया आपको, बाकी आप सी और डी देख लीजिए कन्फ्यूजन कैसे करते। आजीवक एंड निग्रंथ रिफर्स टू दोज हु कॉन्शियसली अनटाई ऑल नॉट्स ऑफ लाइफ। मीन्स आजीवक और निग्रंथ जो है वो संसार के जो जीवन है, जो जीवन के सारे बंधन काट देते थे, काटने का काम करते थे, उनको बोला जाता था आजीवक और निग्रंथ। तो देखिए निग्रंथ तो उन्हें बोला जाता था, ये बात सही है। आजीवकों के साथ ऐसा नहीं है। आजीवक जो है वो नियतिवाद में विश्वास रखते थे और उपवास भी इसलिए रखते थे कि मृत्यु एक दिन निश्चित है, तो इसलिए तेजी से तेजी हम क्यों ना मृत्यु की तरफ खुद चले जाएं। उसके बाद डी, उदयगिरी केव्स इन उड़ीसा एंड लोमन्स केव्स इन बिहार आर रिलेटेड टू जैनिज्म एंड आजीवक बट बराबर केव्स ऑफ बिहार डज नॉट बिलोंग्स टू आजीवक। अब इसमें देखिए कि उदयगिरी की गुफाएं या लोमस की गुफा या जो बराबर की गुफाएं, ये तीनों ही जो है जैन और आजीवक दोनों से संबंधित हैं। और सबसे खास बात इसमें ये थी स्टेटमेंट में, अगर कोई पकड़ता तो पकड़ लेता, कि बराबर की गुफाओं को ही लोमस की गुफाएं कहा जाता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट अपने आप में खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी था। तो सिंपली जो है डी आप गलत समझ सकते थे। तो हम लोगों ने देख लिया इसका आंसर भी।
पांचवा, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट देखना है। तो देखिए, साइट वॉज फॉलोड बाई द खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट विच वर्कड एज ए फील्ड लेबोरेटरी फॉर नीड बेस्ड एंड लोकल स्पेसिफिक प्रोग्राम ट्रांसमिशन इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट। KCP was awarded UNESCO IPDC Award for Rural Communication Efficiency in the 1984। तो काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है कि ये खेड़ा वाला प्रोजेक्ट जो है ये लोकल स्पेसिफिक प्रोग्राम पर बेस्ड था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए, और इसको 1984 में यूनेस्को से अवार्ड मिला और साइट के बाद आया। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग अगला, अनस्टेबल न्यूक्लियाई में रिलीज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पॉन्टेनियसली टू रिटर्न टू देयर स्टेबल स्टेट्स बट यूरेनियम डज नॉट हैव एनी स्टेबल आइसोटोप। तो देखिए बी जो है ये सही है कि स्टेबल होने के लिए जो है रेडिएशन करते हैं एलिमेंट। यूरेनियम जो है स्पेशल इसलिए है कि इसका कोई आइसोटोप स्टेबल है ही नहीं, तो ये जो है हमेशा ही रेडिएशन करता रहेगा, इसीलिए इसको जो है न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में यूज़ करने के लिए ज़्यादा बेटर माना जाता है। अपने आप जो है रेडिएशन होता रहेगा, फिर पोलोनियम बनता है, तो इसलिए ये बी स्टेटमेंट सही है। हम लोगों को गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, ए को भी हमने छोड़ रखा है। सी, द कार्बन 12 न्यूक्लियस कंटेन्स 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स एंड द यूरेनियम 238 न्यूक्लियस कंटेन्स 92 प्रोटॉन्स एंड 146 न्यूट्रॉन्स। देखिए यूरेनियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसके बारे में इतना डिटेल तो अपने को पता होना चाहिए, तो ये सी स्टेटमेंट भी सही है। डी पे आएंगे आप, तो लो अर्थ ऑर्बिट स्टार्ट just above the top of the atmosphere while high earth orbit began about 1/10 of the way to the moon। ये स्टेटमेंट भी देखिए सही है, क्योंकि 3.5 लाख किलोमीटर के आसपास चंद्रमा की दूरी है और लगभग 35,000 किलोमीटर के ऊपर जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट मिलते हैं, जिन्हें हाई अर्थ ऑर्बिट में रखा जाता है। डी पे आइए, तो देखिए बी सी डी सही है। अब ई देखिए, ई और इसमें डाल दिया था, इफ़ अ सैटेलाइट ऑपरेटर वांट्स टू इंक्रीज द सैटेलाइट्स ऑर्बिटल स्पीड ही कैन सिंपली फायर द थ्रस्टर्स टू एक्सीलरेट द सैटेलाइट, डूइंग सो वुड बूस्ट द ऑर्बिट विच वुड फास्टन द ऑर्बिटल स्पीड। अब इसमें देखिए आप, ये आपको हमने पैराडॉक्स के तौर पे बताया भी था कि सैटेलाइट की स्पीड अगर बढ़ानी है तो ये एक बड़ा ही पैराडॉक्स है कि आप थ्रस्टर दे करके अगर उसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसकी ऑर्बिट बदल जाएगी और अपने ऊपर वाली ऑर्बिट में चला जाएगा। तो ऊपर वाली ऑर्बिट में जब जाएगा तो पृथ्वी से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, नतीजा ये होगा कि परमानेंटली उसकी स्पीड घट जाएगी सैटेलाइट की बढ़ने की जगह। तो इसलिए इसमें उल्टा करना पड़ता है, अगर आपको सैटेलाइट की स्पीड बढ़ानी है तो आपको उसे नीचे वाली ऑर्बिट में लाना होगा ताकि ग्रेविटी के फोर्स से जो है उसकी स्पीड परमानेंटली बढ़ जाए। तो इसलिए थ्रस्टर दे करके हम उसे ऊपर की ऑर्बिट में शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर की ऑर्बिट में जाने से उसकी स्पीड घट जाएगी ना कि बढ़ेगी। तो ई गलत है, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑटोमेटिकली जो ए था जिसमें हम लोग बड़ा था, हालांकि मुझे तो पता ही था कि वो सही है, लेकिन हमने उसे छोड़ दिया था सॉल्व करने के हिसाब से। तो आप देख रहे होंगे कि ई जब हमें पता चला सिंपल सा ही गलत है। तो वहाँ क्वेश्चन करते समय इस तरह के बस अब इतना आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए और नर्वस नहीं होने देना अपने आप को। हो सकता है लास्ट तक आपको मिल ही जाए गलत स्टेटमेंट, ये आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा इतना खतरनाक सा लिखा हुआ है, कन्फ्यूज हो गया कि हमें तो ये पता ही नहीं है। लास्ट तक देखिए, क्योंकि सामने वाला देखिए ऐसा है, अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर ये मूड बना ले कि आपको नहीं कर पाओगे, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो जो है मुश्किल कर ही सकता है। लेकिन नॉर्मली पेपर करने के लिए बनाया गया है तो उसे ऐसा ही रखते हैं कि आप अटेम्प्ट कर सको थोड़ा सा भी अपना जो है इंटेलेक्चुअल पावर यूज़ करके, थोड़ी सी अपनी एनालिटिकल अप्रोच लगा के आप उसे टैकल कर सको। मीन्स अब वो पेपर क्या है कि जिसमें आप कर रहे होते हो उसमें आप पे साइकोलॉजिकली प्रेशर भी पड़ता है। अब पता चला पहला स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही आप डिमोरलाइज हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कभी भी किसी भी मोड पे, किसी भी पॉइंट पे अपने आप को बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होने देना है क्वेश्चन पढ़ते समय। और जब कभी कोई ऐसा कठिन स्टेटमेंट या ऐसा कुछ मिले जिससे आपके मन में नेगेटिव फीलिंग आए तो आप उसमें तुरंत सावधान हो जाइए, समझ जाइए कि आगे कहीं कोई लूज पॉइंट है, इसका मतलब है। उसके बाद आज के 10 क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेते हैं, इनका आंसर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। द G20 CSAR इज अ न्यू इनिशिएटिव लॉन्च ड्यूरिंग इंडियाज ड्यूरिंग इंडियाज G20 presidency। G20 CSR is a new initiative launched during India's G20 presidency। B, the focus of the summit
इन लॉस काबोस, ये मैक्सिको का एक शहर है, यहाँ G20 का एक समिट हुआ है लॉस काबोस का, वो पहली बार सुना हो आपने इसका नाम। द फोकस ऑफ द समिट इन लॉस काबोस मैक्सिको इन 2012 वॉज नॉट ऑन फाइटिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएटिंग इक्वलिटी जॉब्स विद सोशल सिक्योरिटी कवरेज एंड फेयर इनकम। सी है इन सेंट पीटर्सबर्ग रसिया 2013 मेजर प्रोग्रेस वॉज नॉट मेड ऑन कॉम्बैटिंग टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस। The G20 agreed on the automatic exchange of tax information and the action plan on base erosion and profit shifting। देखिए ये टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस और बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनके बारे में तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए कि G20 ने जो है कब इसको अपने जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें इंक्लूड किया। तो हालांकि अभी हम लोगों ने G20 का एक वीडियो बनाया है, उसमें हमने जो है नॉर्मली तो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, लेकिन G20 की प्रॉपर वर्किंग वगैरह भी डिस्कस नहीं की। तो G20 की प्रॉपर वर्किंग वगैरह पे एक वीडियो अभी आगे वैसे भी आने वाला है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो जब डिस्कस कर लेंगे तब हम ये चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से समिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हुए हैं। और डी है नन ऑफ द अबव, तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें बताना है कौन सा गलत है। इंडोनेशिया चूज रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर एज द ओवरऑल थीम फॉर इट्स प्रेसिडेंसी एज ए वे टू एडवांस स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव ग्लोबल रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक। बी माइक्रोन टेक्नोलॉजी टू इन्वेस्ट अप टू $825 million to build a new semi-conductor assembly and test facility in India with support from the Indian government। ये अमेरिकन कंपनी है, अभी इंडिया अमेरिका रिलेशन से ये स्टेटमेंट है। ब्रेक थ्रू एजेंडा इज टू मेक, ये देखिए स्पेस रह गया काफ़ी, कोई बात नहीं, पास होना चाहिए था। ब्रेक थ्रू एजेंडा इज टू मेक अफोर्डेबल रिन्यूएबल एंड लो कार्बन हाइड्रोजन ग्लोबली अवेलेबल बाई 2030। एंड डी नन ऑफ द अबव, हमें इसमें से गलत कथन बताना है कौन सा, तो कौन सा सही है, सही कथन चुनना है अपने को। 3 फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन चुनना है। इसरोज मेजर लैंडमार्क वॉज द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉन्च व्हीकल SLV-3 विद द कैपेबिलिटी टू प्लेस 100 किलोग्राम इन लो अर्थ ऑर्बिट विच हैड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट इन 1980। मीन्स SLV-3 की पहली जो सक्सेसफुल फ्लाइट 1980 में हुई और इस 100 किलोग्राम के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता था। बी सिंस द इंसेप्शन ऑफ टाइम लाइव्स ऑन अर्थ हैव बीन एक्सपोज टू रेडिएशन इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, जब से जीवन आया है तब से जो है विकिरण के संपर्क में है। C radiation cannot be heard, seen, smelt nor tasted. Most of it cannot be felt. However, with the use of instruments, it can be detected and measured. And D the light we can see made up of the individual colors of the rainbow represents only a very small portion of the electromagnetic spectrum. Other types of light include radio waves, microwaves, infrared radiation, ultraviolet rays, X-rays and gamma rays, all of which are imperceptible to human eyes। चौथा क्वेश्चन है आज का, इन अ फ्यू लिमिटेड, करेक्ट बताना है आपको, इसमें सही कथन कौन सा है। इन अ फ्यू लिमिटेड इंस्टेंसेस सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर्स कैन ट्रांसमिट डायरेक्टली टू अदर सैटेलाइट्स, दिस इज नोन एज सैटेलाइट मेश टोपोलॉजीज। बी GEO इज ए काइंड ऑफ GSO, इट मैचेस द प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन but GEO objects only orbit Earth's equator and from the ground perspective they appear in a fixed position in the sky। GSO and GEO are used for telecommunications and Earth observation। C within 30 degrees of the Earth's poles, the polar orbit can't be used for satellites providing reconnaissance, weather tracking, measuring atmospheric conditions and long term Earth observation or all of the above। तो इसमें आपको ये बताना है कि गलत कौन सा है या फिर सारे ही गलत हैं ऊपर। और अंतिम और पांचवा क्वेश्चन आज का, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें भी आपको गलत बताना है, छोटा ही क्वेश्चन है। पहला है स्टेटमेंट, एंड हाईली इसेंट्रिक ऑर्बिट इज ऑब्लॉन्ग विद वन एंड नियरर द अर्थ एंड द अदर मोर डिस्टेंट सैटेलाइट्स इन, ये HEO जो है ये हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए लिखा हुआ है। सैटेलाइट्स इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट आर सूटेड फॉर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट रेडियो, रिमोट सेंसिंग एंड अदर एप्लीकेशंस। बी satellites that orbit in a medium earth orbit include navigation and specialty satellites designed to monitor a particular region। C changing a satellite's height will also change its orbital speed, this introduces a strange paradox। और D none of the above, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आज जो है हमारे 5 क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गए और आज से जो है मैंने क्या किया है कि इन्हीं क्वेश्चंस को हिंदी में भी जो है कर दिया है
और हिंदी के लिए अलग वीडियो रहेगा, उस पर टाइटल रहेगा इन हिंदी में, अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो जो लोग हिंदी में अभ्यास करना चाहते हैं तो वो हिंदी वाले पोर्शन को टच करेंगे, और जो लोग इंग्लिश कर सकते हैं और जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है या अपनी इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डील करना चाहते हैं, तो वो इसको इंग्लिश वाले वीडियो को देखेंगे। बाकी मेरा कहना तो ये है कि जो हिंदी के भी बच्चे हैं वो भी इंग्लिश के मतलब एटलीस्ट अपनी इंग्लिश इतनी अच्छी तो रखें, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर तो होगा ही, तो इतनी इंग्लिश तो आपकी ठीक होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप क्वेश्चन पढ़ सको, कि जिस समय वहाँ हिंदी में कई बार बहुत कठिन शब्द आ जाते हैं क्योंकि ट्रांसलेटेड रहता है, तो उस समय आप इंग्लिश वर्जन उसका देख के समझ सको कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। तो एटलीस्ट आप प्रैक्टिस तो जो है इंग्लिश में भी कर ही सकते हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। तो आज का हमारा जो कोट था उसको ध्यान रखिएगा कि विजय के लिए मात्र जीतने की इच्छा ही पर्याप्त नहीं होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं जीतने के लिए की जाने वाली तैयारियां। तो अपनी तैयारी में किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने दीजिएगा। और आज का दिन आप सभी का शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।